Brand Royalty: How the World's Top 100 Brands Thrive and Survive. Book by Matt Haig. Introduction. इस मॉडर्न वर्ल्ड में ब्रांडिंग बिजनेस का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन गया है। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और आपको खुद को उन सब से अलग दिखाना होगा। ब्रांडिंग का पूरा मकसद ही है अपने प्रोडक्ट को यूनिक बनाना। लेकिन वह क्या है जो एक ब्रांड को सक्सेसफुल बनाता है? क्या ऐसा कोई फार्मूला है जिसे फॉलो करके आप अपने ब्रांड को टॉप पर पहुंचा सकते हैं? नहीं, असल में ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। लेकिन इस बुक के ऑथर मैट ने टॉप 100 ब्रांड्स की और वह टॉप पर कैसे पहुंचे, इसकी कहानी इकट्ठी की है। इन ब्रांड्स ने कोई फॉलो नहीं किए बल्कि इन सभी ने अपनी सक्सेस का रास्ता खुद बनाया। इन सभी में एक फैक्टर कॉमन था और इस समरी के जरिए हम उसी चीज का पता लगाएंगे। ब्रांड एक आइडेंटिटी होती है, यानी एक पहचान। इसलिए ब्रांडिंग आइडेंटिटी बनाने और उसे मैनेज करने का अपना प्रोसेस होता है। जो टॉप 100 ब्रांड्स मैट ने चुने हैं वह सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल ब्रांड्स में से नहीं है, फिर भी मैट के वो सबसे सक्सेसफुल ब्रांड्स हैं, क्योंकि सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता। हमें जल्दी ही समझ आ जाएगा कि नीचे बताए गए ब्रांड्स क्यों पहचाने जाने के लायक हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रांड बेन जेरीज बेन कोहेन और जेरी ग्रीनफील्ड बेन एंड के फाउंडर हैं। उनका मानना था कि बिजनेस सोसाइटी का सबसे पावरफुल फोर्स है, इसलिए इस पर सोसाइटी के हित और सलामती की भी बड़ी जिम्मेदारी आती है। स्पाइडरमैन की तरह ही बेन जेरीज भी इस बात को मानते थे कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। 1978 में यह कंपनी बेन जेरीज होममेड आइसक्रीम स्कूप शॉप के रूप में शुरू हुई। इसे एक रिपेयर किए गए गैस स्टेशन में शुरू किया गया। इसकी शुरुआत बेन और जेरी ने $12,000 के इन्वेस्टमेंट से की और उन्होंने आइसक्रीम बनाने का $5 का कोर्स भी किया। उस समय दोनों दोस्त मिलकर सिर्फ पैसा कमाना और कुछ मस्ती करना चाहते थे। वो फ्री मूवी और फ्री आइसक्रीम डेज जैसे इवेंट्स होस्ट करने के लिए जाने लगे। 1980 में बेन और जेरी अपने शहर के आसपास के ग्रोसरी स्टोर्स में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में अपनी आइसक्रीम करने लगे। अगले साल उन्होंने अपनी पहली फ्रैंचाइज स्टोर खोली और अपने पैकिंग को एक बड़ी फैक्ट्री में ट्रांसफर किया। उनकी डिमांड लगातार तेजी से बढ़ रही थी। उसके अगले साल बेन कोहेन इस बात से परेशान हो गए कि कंपनी बहुत सक्सेसफुल हो रही है। उन्हें यह डर था कि इसके कारण कंपनी में बदलाव आएगा। बेन ने अपनी परेशानी अपने दोस्त से बांटी। उन्होंने कहा, बिजनेस अपने फायदे के लिए सोसाइटी, एनवायरनमेंट और एम्प्लॉयीज सबका का फायदा उठाती करता है। बेन और जेरी ने यह डिसाइड किया कि वह अपनी कंपनी बेच देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन उनके दोस्त की सलाह ने उनका मन बदल दिया। मॉरिस पुरपोरा, जो एक सन की आर्टिस्ट हैं, ने उनसे कहा, तुम दोनों कंपनी के मालिक हो। अगर तुम्हें कंपनी में कोई चीज पसंद नहीं आ रही तो तुम उसे कभी भी बदल सकते हो। बेन को यह बात जंची और उन्होंने जेरी से कहा कि वह यह कंपनी नहीं बेचेंगे। इसके बदले उन्होंने केयरिंग कैपिटलिज्म नाम का कॉन्सेप्ट अपनाने का मन बनाया। उसके बाद से बेन जेरीज सिर्फ अपने लाजवाब आइसक्रीम और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए दिलचस्प ऑफर्स देने के लिए ही मशहूर नहीं हुए, बल्कि केयरिंग कैपिटलिज्म उनका ट्रेडमार्क बन गया। इस कंपनी के केयरिंग कैपिटलिज्म का एक एग्जाम्पल है बेन जेरीज फाउंडेशन, जिसकी शुरुआत 1985 में की गई थी। इस फाउंडेशन का मकसद था कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स को फंड करना। हर साल कंपनी अपने एनुअल प्रॉफिट का 7.5% इस फंड में डालती है। हर साल $2 मिलियन से शुरू हुआ यह फाउंडेशन समय के साथ बढ़ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है 1% फॉर पीस। यह भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएस डिफेंस बजट का 1% पीस प्रोजेक्ट्स को देने का एम करती है। इसके अलावा बेन जेरीज अमेरिकन चिल्ड्रंस डिफेंस फंड से भी जुड़े हुए हैं। कंपनी ने अपने डेयरी फार्मर्स को भी सब्सिडी दी है और फूड में बायोइंजीनियर्ड ग्रोथ हार्मोन्स के इस्तेमाल के खिलाफ कैंपेन चलाया है। बेन जेरीज अपने एम्प्लॉयीज के साथ अच्छे व्यवहार के लिए भी जाने जाते हैं। सैलरी और ज़रूरतों या परेशानी पर एम्प्लॉयीज की राय जानने के लिए कंपनी एम्प्लॉय वर्क लाइफ करती है। इस सर्वे के रिजल्ट का इस्तेमाल मैनेजमेंट काम करने के माहौल को बेहतर बनाने के लिए करती है। 2000 में इस कंपनी को यूनिलेवर ने खरीद लिया था। लेकिन बेन जेरीज ने अभी भी केयरिंग कैपिटलिज्म के अपने वैल्यू को संभाल कर रखा है।
उनके कस्टमर्स और एम्प्लॉयीज पहले की तरह आज भी उतने ही सैटिस्फाइड हैं। बेन जेरीज ने साबित कर दिया है कि एक बड़ी कंपनी होने का मतलब बुरा होना नहीं है। आप हमेशा अपने वैल्यूज को चुन सकते हैं और उन पर टिके रह सकते हैं। पीपल ब्रांड ओपरा विनफ्रे। ओपरा को अपना पहला ब्रेक 1985 में स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म द कलर पर्पल में मिला, जिसके लिए वह में नॉमिनेट भी हुई। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपनी रेप्यूटेशन सबसे सक्सेसफुल ब्रांड्स में से एक के तौर पर बनाई। दी ओपरा विनफ्रे शो में 1980 में शुरू हुआ। यह ओपरा के लिए अपनी पर्सनैलिटी शेयर करने का एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म बना। इसके जरिए वह अपने स्टूडियो गेस्ट्स और ऑडियंस से इंटरैक्ट भी कर पाईं। कई बार उन्होंने सेलिब्रिटीज, साइकोलॉजिस्ट्स और ऐसे लोगों को अपने शो पर बुलाया जिनकी पर्सनल वह शो में हल कर सकें। रियलिटी टीवी आने के काफी पहले से ओपेरा रियलिटी शो कर रही थीं। उन्होंने अपने व्यूअर्स को अपना घर दिखाया। उन्होंने अपने पति, शेफ और न्यूट्रिशनिस्ट से उन्हें इंट्रोड्यूस कराया। उन्होंने अपनी डाइट रूटीन के बारे में बात की। ओपरा आम अमेरिकन फैमिली में तुरंत हिट हो गई। उनकी एनुअल इनकम मिलियंस में पहुंच गई और उनके शो को 38 एमी मिले। ओपरा अपने शो की प्रोड्यूसर खुद हैं। उनकी जादुई और चार्मिंग पर्सनालिटी के अलावा उनके शो की एक और खास बात है कि वह अपने शो की हाई क्वालिटी मेंटेन करती हैं। वह कभी भी किसी और को कॉपी करने या अपना स्टाइल बदलने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि जब जेरी स्प्रिंगर जैसे शोषित हो रहे थे तब भी उन्होंने अपनी ओरिजिनलिटी कायम रखी। ओपरा ने अपने शो को सोशल और पॉलिटिकल मुद्दों को दिखाने और उन पर चर्चा करने के लिए इस्तेमाल किया। 1991 में उन्होंने यूएस नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट कैंपेन चलाया। इसका एम था बच्चों का शोषण करने वाले अपराधियों का एक नेशनल डाटाबेस बनाना। 2 साल के बाद इसे मंजूर किया गया और इसे कानून बना दिया गया। इसे ओपरा एस लॉ के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने हरपो नाम से एक बड़ा बिजनेस एम्पायर भी बनाया। इसका नाम ओपरा के नाम की उल्टी स्पेलिंग थी। यह कंपनी उनके टीवी शो प्रोड्यूस करती है, मैगजीन निकालती है और डिज्नी के साथ फिल्मों में पार्टनरशिप करती है। ओपरा का बुक क्लब भी बहुत फेमस है। यहाँ वह अपने शो में अपनी पसंद की बुक्स को प्रमोट करती हैं। उन्हें फीचर करते ही बुक्स तुरंत बेस्ट सेलर्स बन जाते हैं। हालांकि मीडिया में उनके प्रोजेक्ट लगातार बढ़ रहे हैं, ओपरा ब्रांड ने अपने वैल्यूज और सच्चाई को बनाए रखा है। इतने साल गुजर जाने के बाद भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई या कोई मामला सामने नहीं आया जिसमें ओपरा चर्चा का विषय बनी हो या उनके नाम पर दाग लगा हो, जैसे मार्था स्ट्यूअर्ट जैसे दूसरे टीवी होस्ट के साथ हुआ है। 49 की उम्र में ओपरा ऐसी पहली औरत बनी जिनका नाम फोर्ब्स मैगजीन की रिच लिस्ट में शामिल किया गया। उनके पास कुल $1 बिलियन की प्रॉपर्टी है। पायोनियर ब्रांड हाइंस। आवर मार्केट इज द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया हमारी मार्केट है। यह फाउंडर हेनरी हाइंस ने 1876 में कहा था, जब उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की थी। उस समय बहुत कम बिजनेसमैन वर्ल्ड लेवल पर सोच रहे थे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पेंसिल्वेनिया से हेनरी हाइंस प्रोडक्ट्स से भरे बक्सों से भरी बोट लेकर यूरोप गए। उनमें से एक टोमेटो केचप था जो हाइंस के सबसे पहले प्रोडक्ट्स में से एक है। हेनरी लंदन पहुंचे और वहां कई और में गए। उनमें से एक फोर्टनम एंड मेसन स्टोर था जो कि लंदन का बहुत ही फेमस और सम्मानित स्टोर है। हेनरी उस स्टोर के ग्रैंड हॉल में गए और बिना डरे या घबराए उनके फूड परचेसर से मिलने के लिए पूछा। परचेसर ने हाइंस के प्रोडक्ट्स को चखा और उन्हें वो बेहद पसंद आया। उन्होंने कहा, मिस्टर हाइंस, मुझे लगता है हम आपके सारे प्रोडक्ट खरीद लेंगे। जल्दी ही हाइंस के सेल्समैन पूरी दुनिया में प्रोडक्ट बेचने लगे। वह सब मिस्टर हाइंस की ओर वफादार थे क्योंकि मिस्टर हाइंस हमेशा यह ध्यान रखते थे कि उनके एम्प्लॉयीज का अच्छे से ख्याल रखा जाए। अक्सर पूरे अमेरिका से बिजनेसमैन हाइंस कारखानों के साफ, सुरक्षित और फ्रेंडली माहौल के बारे में सुनकर वहां आया करते थे। हेनरी हाइंस 1916 में गुजर गए, लेकिन 1965 तक उस कंपनी का मैनेजमेंट उनके परिवार के हाथ में रहा। उनके बेटे हावर्ड ने अपने पिता की जगह कंपनी को लीड किया और जल्दी ही उनके पोते जैक भी कंपनी से जुड़ गए। हावर्ड और जैक दोनों ने मिलकर हाइंस को एक भरोसेमंद और हाई क्वालिटी ब्रांड के तौर पर बरकरार रखा। हाइंस का फेमस स्लोगन 57 वैराइटीज हेनरी से आया था।
यह बात अजीब थी क्योंकि उस समय हाइंस के 60 अलग अलग वैरायटी के थे, लेकिन फिर भी 57 वैरायटी साथ रह गई और आज भी साथ है, जब हाइंस के पास 5000 वैरायटी के प्रोडक्ट हैं। हाइंस सिर्फ केचप ही नहीं, बल्कि बीन्स, बेबी फूड और सूप भी बेचता है। 1946 में जैक हाइंस ने इस बिजनेस को एक पब्लिक कंपनी में बदल दिया था। जब यह बुक लिखी जा रही थी तब विलियम जॉनसन हाइंस के सीईओ थे। वह कंपनी के 130 साल में छठे सीईओ हैं। इस कंपनी में 50,000 से ज्यादा एम्प्लॉयीज हैं। हाइंस एक ग्लोबल ब्रांड बन गया, जैसा कि इसके फाउंडर हेनरी हाइंस ने सपना देखा था। इनोवेशन बैंड एडिडास। एडिडास नाम उसके फाउंडर एडोल्फ आदिक के नाम से आया है। उन्हें मॉडर्न स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री का पायोनियर माना जाता है। आदि वर्ल्ड वॉर 1 के समय जर्मनी में पले बढ़े थे। जब वह टीनेजर थे तब वो अपने परिवार की बचे हुए मिलिट्री से चप्पल बनाने में मदद करते थे। लेकिन को स्पोर्ट्स से बहुत प्यार था, खासकर फुटबॉल से। 1920 में उन्होंने स्पोर्ट्स शूज बनाना शुरू किया। ने ट्रेनर्स और डॉक्टर से उनकी राय जानने के लिए बात की। उन्होंने एक एथलीट होने का अपना खुद का एक्सपीरियंस भी इसमें डाला। शुरू से ही उनका ध्यान हर तरह के स्पोर्ट के लिए अलग तरह के जूते बनाने पर था। उनका मानना था कि दौड़ने के लिए, फुटबॉल के लिए या टेनिस के लिए जूतों में अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है। उनका ब्रांड एडिडास जबरदस्त रिसर्च के लिए जाना जाने लगा और इसने जल्द ही को एक इंटरनेशनल रेप्यूटेशन दिलाई। 1928 से ही एथलीट्स ने ओलंपिक्स में एडिडास को पहनना शुरू कर दिया था। एथलीट्स का मानना है कि एडिडास सच में उनके खेल को बेहतर बनाता है और वे इन जूतों को पहनना पसंद करते हैं। 1936 में हुए बर्लिन ओलंपिक्स में जेस्से ओवेंस ने एडिडास रनिंग शूज पहनकर 4 गोल्ड जीते। आमिन ने भी एडिडास के जूते पहने थे। वह 10 सेकंड में 100 मीटर की स्प्रिंट रेस पूरी करने वाले पहले रनर बने। स्पोर्ट की को पूरा करने के लिए ने अपनी लगन और को बनाए रखा। फुटबॉल का ही एग्जाम्पल ले लें। ने महसूस किया कि भीगे हुए मैदान में आम फुटबॉल बूट्स इफेक्टिव नहीं होते और इसलिए वह जूतों के नीचे स्टड्स लगाने का आइडिया लेकर आए, जो प्लेयर्स के परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है। यह डिज़ाइन बहुत अच्छा साबित हुआ क्योंकि 1954 के वर्ल्ड कप में जर्मन टीम चैंपियन बनी। उन्होंने स्टड्स लगे हुए जूते पहने थे। वो आदि ही थे जिन्होंने ट्रैक पर दौड़ने वाले एथलीट्स की ग्रिप यानी पकड़ को बेहतर करने के लिए रनिंग शूज के नीचे स्पाइक्स लगाए थे। इससे भी बढ़कर ने यह पक्का किया कि वह अपनी शूज के लिए जितना हो सके उतना अच्छे रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करें। उन्होंने उन मटेरियल्स पर कई किए जो उनके को बेहतर बना सकते थे। उन्होंने शार्क और कंगारू की स्किन पर भी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उनके सबसे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट से नायलॉन शूज बने। आदि सिर्फ एक अच्छे इनोवेटर ही नहीं थे, वह मार्केटिंग में भी माहिर थे। उन्होंने महसूस किया कि क्योंकि एडिडास के पास अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग जूते हैं, इसलिए उनके सभी में कुछ ऐसा होना चाहिए जो उसे एक अलग पहचान दे सके और इसलिए 1949 में उन्होंने 3 स्ट्राइप्स यानी 3 पट्टियों वाला लोगो बनाया। उन्होंने इसे अपने जूतों के किनारों पर बनवाया ताकि लोग उन जूतों को देखते ही पहचान जाए कि यह एडिडास ब्रांड के हैं। 1996 में यह 3 स्ट्राइप्स कंपनी का ऑफिशियल लोगो बन गया। अभी तक सबसे अच्छे स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस का नाम आने पर एडिडास का नाम लिया जाता है। यह ब्रांड अब स्पोर्ट्सवियर भी बेचने लगा है, जिससे यह ब्रांड अब सिर्फ एक स्पोर्ट्स ब्रांड ही नहीं बल्कि एक फैशन ब्रांड भी बन गया है। 1986 में हिप हॉप ग्रुप रन डीएमसी ने एक गाना रिलीज किया, माय एडिडास, जो पूरी दुनिया में हिट हुआ। इसके बाद हिप हॉप कम्युनिटी ने इस ब्रांड को अपना लिया। मिज़ी एलियट जैसे अक्सर एडिडास पहनते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बैंड डोमिनोज पिज़्ज़ा। डोमिनोज पिज़्ज़ा वह पहला पिज़्ज़ा जॉइंट था जिसने लोगों के घर तक पिज़्ज़ा डिलीवर करने का ऑफर शुरू किया था। यह पहला होम डिलीवरी पिज़्ज़ा का ब्रांड है। इसके फाउंडर थॉमस मोनागन सिर्फ 23 साल के थे जब उन्होंने ये बिजनेस शुरू किया था। 1960 में उन्होंने एक पिज़्ज़ा स्टोर खरीदा जिसका नाम डोमिनिक्स पिज़्ज़ा था। उनका ग्लोबल ब्रांड बनाने का कोई इरादा नहीं था। टॉम बस इतना पैसा कमाना चाहते थे कि वो मिशिगन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सके।
पैसों की तंगी और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के बारे में कम जानकारी होने के बावजूद टॉम ने अपना काम जारी रखा। 1965 में उन्होंने इस बिजनेस का नाम बदलकर डोमिनोज पिज़्ज़ा रखा और मार्केटिंग का एक यूनिक तरीका खोजने लगे। उन्होंने कस्टमर से बात की और यह महसूस किया दाम कम करना या स्वाद बेहतर करना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत से पिज़्ज़ा हैं जो पहले से यह टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं। तब टॉम को यह पता चला कि लोग असल में चाहते हैं कि पिज़्ज़ा सीधा उनके घर में डिलीवर हो जाए। अगले 2 सालों में टॉम ने पिज़्ज़ा ऑर्डर करने का इफेक्टिव सिस्टम और पिज़्ज़ा को जल्दी बनाने का तरीका डेवलप किया। उन्होंने गारंटी के साथ 30 मिनट में डिलीवर करने की सर्विस शुरू की। यह तरीका मिशिगन यूनिवर्सिटी के पास के उनके नए स्टोर में हिट हो गया और इसके सक्सेसफुल होने के कारण टॉम अपनी पहली फ्रैंचाइज बेच पाए। लेकिन सक्सेसफुल होने के रास्ते में परेशानियां भी आईं। उनकी कंपनी के मेन ऑफिस में आग लग गई। बिजनेस के लगातार बढ़ने के कारण इसमें पैसे को लेकर भी परेशानियां आईं। 1970 तक डोमिनोज पिज़्ज़ा के 42 तो थे, लेकिन कंपनी पर 1.5 मिलियन का कर्ज भी था। कंपनी तब 1500 से ज्यादा क्रेडिटर्स के साथ 100 से ज्यादा केस का सामना कर रही थी। टॉम इससे डटकर लड़े। उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनके एम्प्लॉयीज में उनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। उन्होंने उन्हें जबरदस्त स्टाफ ट्रेनिंग दी है। डोमिनोज पिज़्ज़ा के लगभग सभी फ्रांचाइजीज ने अपने करियर की शुरुआत कंपनी में वहां के सबसे नीचे लेवल की जॉब करके की है। 1981 में टॉम ने बिजनेस के काम को डिसेंट्रलाइज कर दिया, यानी कंपनी के कंट्रोल को एक जगह रखने के बजाय उसे कई छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। इससे बिजनेस में बहुत ग्रोथ हुई। उस साल डोमिनोज पिज़्ज़ा के पूरे अमेरिका में 582 खुल चुके थे। इसके अलावा 1980 में यह ब्रांड इंटरनेशनल बन गया। डोमिनोज ने यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अमेरिका और जापान में अपने स्टोर खोले। 1990 तक डोमिनोज के 5000 और 1000 फ्रांचाइजेस हो चुके थे। टॉम मोनाघन 1998 में हो गए, लेकिन कंपनी लगातार बढ़ती रही। पूरी दुनिया में इसकी एनुअल सेल्स $4 बिलियन तक पहुंच गई। कंपनी इतने मुकदमों, भारी कर्ज और दूसरे के होते हुए भी कैसे कामयाब होती रही? बेशक, इसमें हम टॉम के पक्के इरादे और लगातार डटकर लगे रहने के जुनून को देख सकते थे। लेकिन यहाँ ऐसे 2 फैक्टर हैं जो सच में डोमिनोज पिज़्ज़ा को सबसे अलग बनाते हैं। पहला फैक्टर है लोग। दूसरे फास्ट फूड से अलग, यह कंपनी अपने एम्प्लॉइज में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करती है। जब बिजनेस कर्ज में डूब रहा था तब भी टॉम एम्प्लॉई ट्रेनिंग में जितनी जरूरत है उतने रिसोर्सेज देते रहे। उन्होंने प्रमोट फ्रॉम विद इन पॉलिसी की भी शुरुआत की। ज्यादातर मैनेजर और फ्रांचाइजी ने कंपनी के सबसे नीचे के लेवल से शुरुआत की थी, इसलिए एम्प्लॉयीज को यह विश्वास था कि डोमिनोज सिर्फ एक पार्ट टाइम जॉब ना होकर उनके लिए करियर का रास्ता भी है। इसलिए वो इस ब्रांड के लिए वफादार और समर्पित थे और हमेशा हाई क्वालिटी सर्विस देते थे। डोमिनोज के सक्सेस का दूसरा फैक्टर इनोवेशन है। 1960 के दशक में यह कंपनी मजबूत और टिकाऊ पिज़्ज़ा बॉक्स का इस्तेमाल करने वाली पहली कंपनी थी। इसने पिज़्ज़ा को गर्म बनाए रखा और उसे नम या गीला होने से भी बचाया। इसने डोमिनोज पिज़्ज़ा के फ्रेशनेस और डिलिशियस टेस्ट को बनाए रखा, जिसका मज़ा लोग घर बैठे भी उठा सकते थे। इनका एक और इनोवेशन है जिसका नाम स्पूडल है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, स्पूडल एक स्पून और एक लबले का कॉम्बिनेशन होता है, यानी एक बड़ा सा हैंडल जिसके नीचे कप के आकार का हिस्सा जुड़ा होता है। डोमिनोज ने इसे 1985 में इन्वेंट किया था। यह पिज़्ज़ा सॉस को डालना और फैलाना जल्दी और आसान बनाता है। एडवर्टाइजर ब्रांड कैल्विन क्लेन। कैल्विन क्लेन एक फैशन डिज़ाइनर हैं और वह कपड़े बेचते हैं, सेक्स नहीं। फिर भी कैल्विन क्लेन ब्रांड को उनकी एडवर्टाइजिंग के कारण सेक्स के साथ जोड़ा जाता है। कैल्विन क्लेन के एड हमेशा ही विवाद का मुद्दा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 1990 में एक्टर मार्क वालबर्ग ने इस ब्रांड को प्रमोट किया था। उन्होंने सिर्फ कैल्विन क्लेन बॉक्सर शॉर्ट्स पहनकर अपने 6 पैक एब्स दिखाते हुए मॉडलिंग की थी। कैल्विन क्लेन के सेक्सी और कंट्रोवर्शियल एड्स ने बहुत ज्यादा पब्लिसिटी बटोरी। इसने कपड़ों के क्लासिक कम से कम डिजाइन रखने को एक खतरनाक रूप भी दिया। एक डिजाइनर ब्रांड के तौर पर कैल्विन क्लेन अफोर्डेबल यानी किफायती है। अगर आप इसके कपड़े अफोर्ड नहीं भी कर सकते
तो आप इसके या आफ्टरशेव को अफोर्ड कर ही सकते हैं। कैल्विन क्लेन के सिर्फ इसलिए सक्सेसफुल नहीं है कि वो सेक्सी होते हैं, बल्कि वो सस्पेंस बनाकर कोई क्लियर मैसेज ना देने के कारण भी दिलचस्पी को जगाते हैं। इसका मतलब है कि कैल्विन क्लेन जेंडर, सेक्सुअलिटी और एज की लाइन को धुंधला कर देता है। इस बैंड की फेवरेट मॉडल्स में से एक है केट मॉस। वह अपने एंड्रोजिनस लुक के लिए फेमस हैं, यानी उनके लुक्स में लड़के और लड़की दोनों की झलक दिखाई देती है। कैल्विन क्लेन सबसे पहला यूनिसेक्स परफ्यूम बेचने वाला ब्रांड भी है। वन और अपीफ परफ्यूम औरतों और आदमियों दोनों के ही द्वारा पसंद किया जाता है। एक बार कैल्विन क्लेन पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी का इल्जाम लगा था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि कंपनी बच्चों को अब्यूज कर रही थी, बल्कि इसलिए था क्योंकि उन्हें मॉडल्स की उम्र को लेकर शक था। जेंडर, सेक्सुअलिटी और एज में क्लैरिटी ना होने के कारण कैल्विन क्लेन के मार्केट में हर तरह के कस्टमर्स हैं। इसका मार्केट एक तरह के कस्टमर तक लिमिटेड नहीं है और इसलिए यह कैल्विन क्लेन को सबसे यूनिवर्सल और सक्सेसफुल डिजाइनर ब्रांड्स में से एक बनाता है। कंक्लूजन। तो आपने बेन जेरीज, ओपरा विनफ्रे, हाइंस, एडिडास, डोमिनोज और कैल्विन क्लेन के बारे में जाना। आपने सक्सेस के उनके अलग अलग रास्तों के बारे में जाना। अगर इन टॉप ब्रांड्स में कोई एक कॉमन फैक्टर है तो वह क्लैरिटी है। इसका मतलब है कि आपका ब्रांड सबसे अलग क्यों है और वो क्या है जो इसे दूसरे ब्रांड्स से अलग बनाता है। इसका एक स्ट्रॉन्ग और क्लियर मैसेज होना। आप जहां भी जाते हैं वहां आपको अनगिनत नजर आते हैं। आप क्या खाना चाहते हैं, क्या पहनना या खरीदना चाहते हैं, इसके लिए आपके पास हजारों होते हैं। तो इस भीड़ से ऊपर उठने के लिए आपके ब्रांड को कंसिस्टेंट और आसानी से नजर में आ जाने वाला होना चाहिए। ब्रांडिंग कंपनी का बाहर की दुनिया से कम्युनिकेट करने का तरीका है। ब्रांड लंबी कॉम्प्लेक्स बिजनेस डिसीजन और भी कई चीजों का मिलाजुला रिजल्ट होता है, लेकिन मार्केट में कंज्यूमर्स बहुत बिजी होते हैं और वो प्रोडक्ट्स को कुछ सेकंड में ही चुन लेते हैं। इसलिए उन तक पहुंचने का इकलौता तरीका है एक क्लियर मैसेज का होना। बेन जेरीज अपने केयरिंग कैपिटलिज्म के लिए जाने जाते हैं। एडिडास अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए अलग तरह के जूते बनाने के लिए जाने गए। डोमिनोज पिज़्ज़ा को क्विक होम डिलीवरी के लिए जाना जाने लगा। कैल्विन क्लेन एक सेक्सी कंट्रोवर्शियल ब्रांड के रूप में जाना जाने लगा। आपका ब्रांड किस लिए जाना जाएगा? आप कस्टमर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अगर आप अपने ब्रांड की यूनिक पहचान बनाना चाहते हैं, क्लियर और कंसिस्टेंट बने रहने की कोशिश कीजिए। वो कौन सी खासियत है जो आपके ब्रांड को हटकर बना सकती है, उसे ढूंढिए। ब्रांडिंग की पावर में इन्वेस्ट कीजिए। बस इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा और हम कामना करते हैं कि आपका ब्रांड भी आसमान की ऊंचाइयों को छुए।